हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वनस्पतियों का वर्गीकरण पाठ को आगे दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं। इस पाठ का पहला भाग यानी कि इस पाठ का पूरा इंट्रोडक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं पहले भाग में। आज पहले भाग के आगे यानी कि इंट्रोडक्शन के आगे का भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किस प्रकार सजीवों का वर्गीकरण अलग अलग 5 भागों में रॉबर्ट हॉर्डिंग विटाकर ने किया, और उन 5 भागों में से जो सूक्ष्म जीव हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, इसको हम लोग 8वीं में पढ़ चुके हैं। अब 2 वर्ग अगर बचते हैं, वनस्पति वर्ग और प्राणी वर्ग। इसमें से वनस्पति वर्ग का वर्गीकरण हम लोग 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार कुछ तथ्यों के आधार पे, कुछ चीज़ों के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि कौन से वनस्पतियों के पास अंग है, कौन से वनस्पतियों के पास अंग नहीं है, कौन सी वनस्पतियों के पास एक स्वतंत्र संस्थान है किसी कार्य के लिए और कौन सी वनस्पतियों के पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद बीज उसमें है कि नहीं है, और बीज पत्र है कि नहीं है, और बीज पत्र कितने हैं, 1 या 2, उस हिसाब से हम लोग पूरे सजीवों का, जितने भी वनस्पति वर्ग हैं उनका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, अब देखो वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पति खुद, सबसे पहला वनस्पति किस में आता है? वनस्पति आते हैं दृश्य केंद्रकीय कोशिकाओं वाले स्वयंपोषी सजीव में। ठीक है, वनस्पति क्या है? कोशिका भित्ति युक्त दृश्य केंद्रकीय कोशिकाओं वाले स्वयंपोषी सजीव हैं। ठीक है, मतलब इनकी कोशिकाएं दृश्य केंद्र की होती हैं और इनकी कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति होती है, मतलब एक और आवरण होता है कठोर। उसके बाद ये स्वयंपोषी हैं। स्वयंपोषी यानी कि खुद की ऊर्जा खुद तैयार करती हैं। ठीक है, अब इसके आगे, ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलो, अगर हम लोग बात करें उपजगत अबीजपत्री वनस्पतियां, जैसे देखा कि बीज पत्र के आधार पे, जैसे अगर हम लोग वनस्पतियों का वर्गीकरण करें तो किस वनस्पति में फल, फूल और इत्यादि अंगक हैं या नहीं है, तो इसके आधार पे हम 2 ग्रुप बनाएंगे, बीजपत्री और अबीजपत्री। मतलब जिसमें बीज, फल, फूल इत्यादि अंगक है वो बीजपत्री, और जिसमें बीज, फल, फूल इत्यादि अंगक नहीं है तो वो क्या हो गया? अबीजपत्री, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, एक छोटा सा इसमें प्रयोग दिया हुआ है कि आपके आसपास जो हरा, कोई ऐसा पानी का गड्ढा हो जिसमें पानी कुछ दिन से रुका हुआ हो और उस पानी पे आपको हरे कलर की परत जमी हुई दिखाई हो, तो उसको आप लेकर, उसमें से थोड़ा सा भाग लेकर आप सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखोगे। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर आपको क्या दिखाई देगा? आपको हरे कलर के सर्पीले आकार की कोशिकाएं दिखाई देंगी। हरे कलर है तो मतलब ये क्या है? हरित लवक है, और ये सजीव हैं स्पाइरोगायरा। आपको जो गड्ढे में से आपने जो भाग लिया, जिसमें जो सूक्ष्मदर्शी में देखने के बाद सर्पीले आकार का जो आकृति दिखाई दिया, तो वो कौन से सजीव का है? स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये देखो, स्पाइरोगायरा अबीजपत्री वनस्पतियों का एक उदाहरण है। याद रखना, स्पाइरोगायरा कौन सी वनस्पति है? अबीजपत्री यानी कि क्रिप्टोगैम्स है। ठीक है, अब एक और चीज कि अबीजपत्री वनस्पतियों के अंदर भी 3 ग्रुप होता है। वनस्पतियों में 2 ग्रुप हमने बनाया, बीजपत्री और अबीजपत्री। फिर अबीजपत्री वनस्पतियों के अंदर भी 3 अलग अलग भाग होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला शुरू करते हैं थैलोफाइटा से। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको देखो, आप ध्यान दो, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला शुरू करते हैं थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा देखो, ये एक वनस्पति जगत के अबीजपत्री जगत का एक प्रमुख वर्ग है, एक प्रमुख ग्रुप है। ठीक है, अब इसका जो उपज है, ये थैलोफाइटा, ये कहाँ पैदा होते हैं या फिर कहाँ इनका मतलब कहाँ ये बढ़ते हैं? ठीक है, तो ये पैदा होते हैं कहाँ इनकी उपज होती है? पानी में। थैलोफाइटा एक ऐसा ग्रुप है जिसका उपज कहाँ होता है? पानी में। मतलब इनको पानी की अत्यंत आवश्यकता है जीवित रहने के लिए। ठीक है, जड़, तना, पत्तियां इत्यादि अंग इनके पास नहीं होते। याद रखना, थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती इत्यादि ये सब अंग नहीं होते। ना ही इनके पास जड़ होता है, ना ही तना होता है, ना ही फूल, पत्ती, ये सब नहीं होते। ठीक है, अब देखो वनस्पति है तो ये क्या है? स्वयंपोषी है, हरे कलर की और स्वयंपोषी है। इनके पास पर्णहरित है, हरित लवक है, और एक क्या है? स्वयंपोषी वनस्पतियां हैं।
ठीक है। एक उदाहरण है थैलोफाइटा का, एक उदाहरण क्या है, शैवाल यानी कि एल्गे, जो आपको पानी के ऊपर हरी कलर की परत जमे हुई दिखाई देती है ना, तो उसमें से एक ये उदाहरण है शैवाल, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गे। ठीक है। अब उसके बाद शैवाल में विविधता पाई जाती है। देखो शैवाल के अंदर भी कई सारे प्रकार के छोटे छोटे मतलब सजीव होते हैं। ठीक है, शैवाल एक ग्रुप का नाम है। तो इसमें भी मतलब अलग अलग जगह के शैवाल अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं। कुछ शैवाल एक कोशीय होते हैं, कुछ बहुकोशीय होते हैं। ठीक है, मतलब अब देखो कुछ एक ही कोशिका से बने होते हैं और कुछ एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, देखो कुछ तो एकदम छोटे होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, पर कुछ ऐसे होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं। जैसे आपको हरे हरे कलर के जो पानी पे काई बनी हुई दिखाई देती है ना, तो वो एक ऐसे प्रकार का शैवाल है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। ठीक है, तो चलो कुछ थैलोफाइटा के उदाहरण देख लेते हैं। थैलोफाइटा के कुछ उदाहरण है, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, सरगैसम। ये चारों क्या है, किसके उदाहरण है, थैलोफाइटा के। ठीक है, अब ये कहाँ, मतलब पानी में होते हैं, याद रखो थैलोफाइटा हमेशा कहाँ होते हैं, पानी में। लेकिन ये कौन से पानी में होते हैं, तो याद रखो कि ये मीठे पानी में भी हो सकते हैं और खारे पानी में भी हो सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार के पानी में पाए जाते हैं। इनका शरीर बहुत ही नरम और तंतुमय होता है, मतलब इनके पास कोई कड़क तना नहीं होता, जैसे आपके बांस के पेड़ होते हैं, आम, इमली, ये सब पेड़ होते हैं ना, तो इनका पेड़, इनका जो शरीर है वो बहुत ही नरम और तंतुमय होता है, मतलब हल्के हल्के तंतुओं से बना होता है। ठीक है, अब इसमें पर्णहरित न होने वाले विभिन्न प्रकार के किण्व और फफूंदी का समावेश होता है। अब इसमें कुछ ऐसे भी समूह हैं जिनके पास पर्णहरित नहीं होता। कवक आपने पढ़ा है ना, थैलोफाइटा में कुछ कवक के भी ऐसे ग्रुप आते हैं जिनमें क्या होता है, जिनके अंदर, मतलब फफूंदी का एक रूप है। देखो याद रखो, फफूंदी के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कवक में भी आते हैं और जो वनस्पतियों में भी आते हैं। ठीक है, कवक हमेशा किस में, देखो कवक को पहले वनस्पति वर्ग में ही वर्गीकरण किया जाता था, लेकिन अंततः बाद में कवक को रॉबर्ट हॉर्डिंग विटाकर ने कवक को एक अलग ग्रुप बनाया। लेकिन कवक किस ग्रुप में समावेश होता है, वनस्पति में। ठीक है, तो कवक फफूंदी एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर पर्णहरित नहीं होता, मतलब इसके अंदर हरित लवक नहीं होता, और कवक अपना भोजन या फिर फफूंदी अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनके पास हरित लवक नहीं होता, तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो थैलोफाइटा का मैं आगे बढ़ने से पहले मैं थैलोफाइटा का कुछ गुणधर्म पढ़ूं। पानी के अंदर होते हैं, जड़, तना, पत्तियां, फूल ये सब नहीं होते हैं, स्वयंपोषी हैं, एक कोशी और बहुकोशी दोनों हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर शैवाल, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा और सरगैसम, ये सब कुछ उदाहरण हैं। और एक और इनका मुख्य इनका एक गुणधर्म है कि ये पानी में, मीठे पानी में भी रह सकते हैं और खारे पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, देखो आपको उदाहरण अल्वा, कारा, ठीक है, और स्पायरोगायरा, ये स्पायरोगायरा अगर आप सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो आपको स्पायरोगायरा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण है थैलोफाइटा का। तो ये इतना हमने थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है, ब्रायोफाइटा। ठीक है, चलो आप देखो, कभी कभार आपने देखा होगा कि बारिश समय पे दीवार पे, ठीक है, या फिर पत्थर पे, ईंट पे हरे रंग का पूरा एकदम, मतलब चद्दर जैसा तैयार हो जाता है, मतलब हरे रंग की पूरी कवर बन जाती है। हरा रंग मतलब पूरा जैसे काई जैसा पूरा जम जाता है ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये ब्रायोफाइटा का ही ग्रुप है, ये भी एक वनस्पति का प्रकार है। तो ये ईंट पे, दीवार पे, ऐसे अन्य जगहों पे रहता है। अब ये वनस्पति की खासियत क्या है मालूम है, कि ये जमीन पे रह सकते हैं, इनको उभयचर कहते हैं। ठीक है, ये जमीन पे रह सकते हैं, लेकिन अगर इनको अपनी संख्या बढ़ानी है तो पानी चाहिए। इनको अपनी संख्या बढ़ानी तो क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उभयचर, मतलब जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी। इसलिए ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है, उभयचर। याद रखना, ब्रायोफाइटा उभयचर, उभयचर ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब देखो इनकी खासियत यह है कि नम मिट्टी में रह सकते हैं, और इनको लेकिन अपनी संख्या बढ़ानी है तो प्रजनन के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता है। अब देखो ये बहुत निम्न स्तरीय है। निम्न स्तरीय मतलब ये, इनकी जो कोशिकाएं हैं वो बहुत ज़्यादा जटिल या फिर बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं। ये बहुकोशीय और स्वयंपोषी होते हैं, मतलब खुद का भोजन खुद तैयार करते हैं। इनके हरे कलर के होते हैं, इनके पास हरित लवक होता है। ठीक है, और ये बहुकोशीय होते हैं, एक कोशी ना होकर ये क्या होते हैं, बहुकोशीय होते हैं। अब इनका प्रजनन कैसा होता है, बीजाणुजन्य, मतलब इनके जो बीजाणुओं में, इनके अंदर से
बीजाणु गिरते हैं इनके जमीन पर, जिस जमीन पर ब्रायोफाइटा रहते हैं, समझ लो ब्रायोफाइटा है, उनके अंदर जो इनके जो बीजाणु हैं वो फूटकर जमीन पे गिरते हैं और हर एक बीजाणुओं से एक नया ब्रायोफाइटा मतलब उगता है, उपज लेता है। ठीक है, अब देखो ब्रायोफाइटा की जो वनस्पतियां हैं उनका जो पत्ते हैं या फिर वनस्पतियों का आकार कैसा होता है, एकदम चपटा, ठीक है, और लंबा। उसके बाद इनमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती। अब ये एक अबीजपत्री हैं तो इनके अंदर जड़, तना, पत्तियां नहीं होती। पत्तियों जैसा आकार भले से होता है लेकिन पत्तियां अलग से नहीं रहती। ठीक है, और जड़ों जैसे अंग मूलाभ होते हैं, इनको जड़ होते नहीं है लेकिन जड़ों जैसे अंग होते हैं जो जमीन को पकड़ के रहते हैं और उनसे पानी तथा भोजन को मतलब पानी तथा भोजन का उपयोग करते हैं। लेकिन पानी तथा भोजन का अपने एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने के लिए इनके पास विशेष ऊतक नहीं होते। याद रखना कि ये पानी और भोजन जमीन से ग्रहण तो करते हैं लेकिन इनके पास उसको पूरे शरीर तक लेके जाने के लिए विशेष अलग प्रकार के ऊतक नहीं होते। ठीक है, तो अब ब्रायोफाइटा का कुछ उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो ब्रायोफाइटा के देखो कुछ उदाहरण है, फ्यूनेरिया, एंथोसिरॉस और रिक्सिया। ठीक है, तो फ्यूनेरिया ये देखो है, मार्केसिया और एंथोसिरॉस। ठीक है, अब ये आप देखोगे ध्यान से तो ये जमीन पे कहीं भी उग सकते हैं लेकिन जब इनको अपना प्रजनन करके अपना संख्या बढ़ाना है तो इनको क्या चाहिए, पानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। आप देखो ये इनका जो एक बीजाणु का एक समझ लो गोला होता है जिसके अंदर बीजाणु भरा होता है। ठीक है, और जब इनको प्रजनन करता होता है, ये देखो यहाँ पे देखो संपुटिका है, जब इनको प्रजनन करता होता है तो इनमें से बीजाणु, ये आप ध्यान से देख रहे हो छोटे 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 भागों में, ये बीजाणु है जमीन पे गिरेंगे और ज़मीन पे गिरते ही क्या होगा, फिर उनसे नए मतलब वनस्पति उगेंगे। ठीक है, चलो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला और अबीजपत्री का आखिरी वर्ग देखने जा रहे हैं, टेरिडोफाइटा। ठीक है, अगला हमारा कौन सा ग्रुप है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में देखो वापस कि अगर ये अबीजपत्री हैं तो इनमें जड़, तना, पत्तियां तो नहीं होती। ठीक है, फूल फल भी नहीं होंगे। ठीक है, और लेकिन जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए स्वतंत्र ऊतक पाए जाते हैं। ये आकार में बड़ी होती हैं। देखो ये वनस्पतियां, टेरिडोफाइटा की वनस्पतियां आकार में बाकी दोनों से बड़ी होती हैं, इसलिए पानी को जमीन से सोख कर पूरे हर एक भाग तक पहुंचाने के लिए इनके पास एक स्वतंत्र ऊतक होते हैं। तो इसलिए इनमें जल और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशेष ऊतक पाए जाते हैं जो कि ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में नहीं था। ठीक है, अब उसके बाद इनमें प्रजनन के लिए पत्तियों के निचले भाग में बीजाणु पाए जाते हैं। देखो आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम में, छोटा 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 छोटा, तो ये बीजाणुओं से भरे गोले हैं। ठीक है, अब यही फूट कर जब जमीन पे गिरते हैं तो हर एक बीजाणु से नया एक वनस्पति उगता है। तो इनमें कुछ उदाहरण देखो, फर्न, नेप्रोलिस, मार्सेलिया, ठीक है, टेरिस, एंटीएंटम, एक्विसेटम, सिलेजिनेला, ठीक है, लाइकोपोडियम इत्यादि। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आज हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें आपने बहुत सारे नए नए नाम देख रहे होंगे। तो नए नाम हैं इसलिए आपको कठिन भी लगेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब आप ये नाम कई बार उच्चारण करोगे, कई बार ये नाम को बोलोगे, ठीक है, तो ये धीरे धीरे 9वीं के अंत तक आपके लिए बोलना आसान हो जाएगा। तो इसलिए डरो मत, पहली बार में आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार प्रयोग करने के बाद आपको आ सकता है। ठीक है, तो डरना नहीं, डर के आगे जीत है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कई बार इसका नाम का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, मार्सेलिया, 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 एक्विसेटम, एक्विसेटम, इक्विसेटम, इक्विसेटम। ठीक है, तो ऐसा आप बोलोगे तो आपको धीरे धीरे नाम आसान लगेगा। ठीक है, अब देखो ये अलैंगिक प्रजनन करते हैं बीजों द्वारा और लैंगिक प्रजनन करते हैं युग्मकों द्वारा। मतलब टेरिडोफाइटा लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों कर सकते हैं। इसमें कोई स्पष्ट रूप से संवहनी संस्था, मतलब इसमें जो संवहन के लिए, जैसे पानी और भोजन के संवहन के लिए इसमें स्पष्ट रूप से संवहनी संस्था पाई जाती है। ठीक है, ये देखो आपको कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, ये सब अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं टेरिडोफाइटा वनस्पति के। ठीक है, अब देखो एक आपको थोड़ा सोचने पे एक थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों विभाग में जो वनस्पति की शरीर रचना है, ठीक है, उनमें कौन सी समानता पाई जाती है। मतलब टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा में कौन कौन सी समानता पाई जाती है और कौन कौन से अंतर, ये आपको अपने मन से विचार करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसमें एक और आगे चीज़ दिया हुआ है अबीजपत्री वनस्पतियों का। इन सभी में प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। इनके शरीर का प्रजनन
अप्रकट होने के कारण उन्हें अबीजपत्री कहते हैं। देखो इनमें बीज नहीं होता, तो इनका जो प्रजनन है वो बीजाणुओं द्वारा होता है। याद रखो इनमें बीज अलग से नहीं होता अबीजपत्री में, इसलिए इनका प्रजनन किससे होता है? बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इनकी प्रजनन संस्था मतलब स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होती, अप्रकट होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अबीजपत्री। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में क्रिप्टोगैम्स। अब चलो आगे बढ़ें। उपजगत बीजपत्री। अभी तक हमने देखा अबीजपत्री जिनके पास जड़, तना, फूल, पत्तियां नहीं थे, और अबीजपत्री के अंदर 3 आते थे, टेरिडोफाइट, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब हम अगला वर्ग देखने जा रहे हैं, बीजपत्री। बीजपत्री अर्थात उनके पास तना, फूल, पत्ती और इसके साथ साथ बीज भी होंगे, अलग से विशिष्ट रूप से बीज पाए जाएंगे। तो जिन वनस्पतियों में बीज पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बीजपत्री वनस्पतियां। तो अब हम लोग ऐसी वनस्पतियां देखने जा रहे हैं जिनके पास फूल और बीज, फल, ये सब इत्यादि रूप पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो प्रजनन के बाद इनमें बीज की निर्मित होना शुरू हो जाता है, और बीज के अंदर मतलब ये बीज के अंदर ही भ्रूण होता है। जो नई वनस्पति के लिए जो भ्रूण होता है वो बीज के अंदर ही होता है, और कई सारे पोषक पदार्थों के साथ। जब तक वो बीज के अंदर रहेगा तब तक वो भ्रूण उन्हीं पोषक पदार्थों के ऊपर जीवित रहेगा। ठीक है, अब जब ब्रीड प्रारंभ, जब उनका एक विशिष्ट समय आएगा तो भ्रूण का क्या होगा? विकास होने लगेगा, और भ्रूण का विकास होकर, यानी कि जो बीज के अंदर भ्रूण है उसका विकास होकर, वह विकसित होकर बीज के अंदर से अंकुरण होगा। ठीक है समझ में आया आपको? तो बीज होता है वनस्पतियों में, बीज के अंदर भ्रूण होता है, और भ्रूण के साथ साथ उसके साथ पोषक पदार्थ होते हैं, जिन पोषक पदार्थों के ऊपर वो भ्रूण जीवित रहता है। जब विशिष्ट समय आएगा तब क्या होगा? वो भ्रूण बीज के अंदर से अंकुरण निकालेगा। ठीक है, अब बीजपत्री वनस्पतियों के भी 2 प्रकार होते हैं। बीज अगर फल के अंदर हो, मतलब ऊपर से फल हो और अंदर बीज हो, तो अब तब देखोगे आवृत्त बीजी बोलेंगे। और अगर डायरेक्ट बीज हो, मतलब हम लोग जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं वो डायरेक्ट बीज के लिए उपयोग कर रहे हैं, उसके ऊपर अलग से कोई फल नहीं है, तो वो कैसा हो गया? अनावृत्त बीजी। मतलब वापस, बीज अगर फल से ढका हुआ है तो आवृत्त बीजी, बीज अगर फल से ढका हुआ नहीं है तो अनावृत्त बीजी। तो बीजपत्री में 2 भाग हैं, आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी। एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है अनावृत्त बीजी वनस्पतियां। अनावृत्त बीजी वनस्पतियों में, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नो का अर्थ होता है अनावृत्त, और स्पर्म का अर्थ होता है बीज। जिम्नो का अर्थ अनावृत्त यानी कि खुला हुआ, मतलब ऊपर से कवर किया हुआ नहीं। याद रखो, जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म मतलब जिम्नो का मतलब खुला हुआ, यानी कि कोई भी किसी ऊपर से कोई आवरण नहीं है, और स्पर्म का अर्थ क्या है? बीज। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं अनावृत्त यानी कि खुला हुआ, डायरेक्ट बीज यानी कि ऊपर से कोई कवर एक्स्ट्रा नहीं होता। ठीक है, बिना फल का। ठीक है, आपने देखो साइकस ट्री, क्रिसमस ट्री, अन्य इत्यादि अनेक प्रकार के पौधे देखे होंगे, तो इनको आप अनावृत्त बीजी वनस्पतियों में समझ सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो देखते हैं अनावृत्त बीजी वनस्पतियां क्या होती हैं। अनावृत्त बीजी वनस्पतियां हमेशा हरी भरी होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, और बहुत सालों तक, बहुवार्षिक यानी कि कई सालों तक जीवित रहती हैं। और उसके साथ काष्ठमय, काष्ठमय मतलब इनमें कठोर तने होते हैं। ठीक है, अनावृत्त बीजियों में क्या होता है? अनावृत्त बीजी वनस्पतियों में तने होते हैं ना, काफी कठोर होते हैं, मतलब इनका जो भाग होता है अधिकतर कठोर पाया जाता है। लेकिन इनकी खासियत है कि इनमें शाखाएं नहीं होती। मतलब जैसे आम के पेड़ में आप देखोगे तो आम के पेड़ में कई सारे शाखाएं निकली होती है ना, पर अनावृत्त बीजी वनस्पतियों में शाखाएं नहीं होती। ठीक है, इनमें नर और मादा दोनों एक ही में होता है, मतलब एक ही पेड़ में नर भी होता है और एक ही पेड़ में, उसी पेड़ में मादा भी होती है। इनके ऊपर आप देखोगे चक्र के आकार का होता है। देखो साइकस है अनावृत्त बीजी, तो इनका जो तना है वो काफी कठोर है, नारियल की तरह आपको दिख रहा है। ऊपर से इनका जो आकार है छतरी के आकार का है ना, ऊपर जो पत्तियों का आकार फैला हुआ है वो कैसा है? इनके पत्तियों का आकार छतरी जैसा फैला हुआ है। ठीक है, इनके जो बीज होते हैं वो आवरण रहित होते हैं। आवरण रहित मतलब बीज के ऊपर से अलग से फल नहीं होता। जैसे आम का फल, आम का जो बीज देखोगे तो आम का फल होता है, उसके अंदर बीज होता है आम का। लेकिन अनावृत्त बीजी में डायरेक्ट बीज होते हैं, डायरेक्ट जो फल होते हैं वही बीज के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनमें अलग से ऊपर से, बीज के ऊपर से फल नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इनमें फल धारण करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अनावृत्त बीजी वनस्पतियां। इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म। जिम्नो यानी कि अनावृत यानी कि खुला हुआ, स्पर्म यानी कि बीज।
अगर हम कुछ उदाहरण देखें, साइकस, पीसिया, यूजा, पाइनस, ठीक है, ये सब क्या है, उदाहरण है किसके, अनावृत्त बीजी वनस्पतियों के। इससे ज़्यादा उदाहरण आप इंटरनेट पे आराम से ढूंढ सकते हो, अन्यथा आपको इतने उदाहरण भी अगर याद रहे तो काफ़ी है, ठीक है। चलो अगर मैं आगे देखता हूँ, आवृत्त बीजी वनस्पतियाँ। आवृत्त बीजी मतलब साधारण सिंपल उदाहरण अगर मैं बताऊं तो, जिन वनस्पतियों के पास बीज है और वो फल से ढका हुआ है, मतलब फल के ऊपर बीज है, अरे फल के अंदर बीज है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आवृत्त बीजी। अगर वो बीज है वो ढका हुआ है किसी चीज से, तो वो क्या हो गया, आवृत्त बीजी। जैसे मक्का, सेम, मूंगफली, इमली, ये सब देखो ढका हुआ रहता है ना, एक कवर से, ऊपर से एक कवर से ढका हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर समझ लो ऐसा बीज लो और उसको पानी में कुछ देर तक भिगो कर रखो। भिगो कर रखने के बाद अगर उसमें से आप जो ऊपर का भाग है आराम से निकाल लेते हो, ठीक है, और अंदर का भाग हमें साफ सुथरा मिल जाता है, तो ऊपर का भाग जो निकलता है पानी में भिगो कर रखने के बाद, वो क्या हो गया, कवर हो गया, ठीक है, और अंदर का भाग बीज हो गया। तो इन वनस्पतियों में आने वाले फूल ही इनका प्रजनन के अंग है। तो देखो, आवृत्त बीजी वनस्पतियों में पहले फूल आते हैं और फिर फूल ही प्रजनन करके बीज बनाते हैं। फूलों का रूपांतरण बाद में किसमें होता है, फलों में होता है, और फलों के अंदर क्या होता है, बीज निर्मित होता है, ठीक है। जैसे आम का पेड़ है, तो आम के पहले छोटे छोटे तो बौर लगते हैं, मतलब छोटे छोटे फूल आते हैं, फिर वही फूल आम का फल बनते हैं, और उसी फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। तो ये बीज क्या होते हैं, आवरण, मतलब ये बीजों पर आवरण होता है फल का, ठीक है। अब देखो, एंजियो यानी कि कवर अर्थात आवरण, हम आवृत्त बीजी वनस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब आवरण और स्पर्म मतलब बीज। तो एक आवरण वाला बीज, और वो आवरण किसका होता है, फल का, ठीक है। आवृत्त बीजी वनस्पतियों में भी दो भाग होते हैं। अगर आवृत्त बीजी है, मतलब अगर फल वह बीज का दो भाग हो जाता है तो वह द्विबीजपत्री है। याद रखो, अगर फल का दो भागों में विभाजन हो जाता है, सॉरी, बीज का दो भागों में विभाजित हो जाते हैं तो वो द्विबीजपत्री है। और ये दो भाग में विभाजित नहीं हुए तो एक बीजपत्री वनस्पतियां हैं। अब थोड़ा देखते हैं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री वनस्पतियों के बारे में। ध्यान से अगर आप देखोगे, तो उनका अगर देखो कुछ वर्गीकरण इसमें अंतर दिया हुआ है। द्विबीजपत्री वनस्पतियों में बीज पत्र कितने होते हैं, दो। बीज पत्र यानी कि दो बीज के भाग, दो बीज के दो भाग एक साथ मिलकर एक बीज बनाए रहते हैं, ठीक है। एक बीजपत्री वनस्पति जिस बीज का दो भाग ना हो सके। जड़ें, द्विबीजपत्री वनस्पतियों की जड़ें एकदम मुसला जड़ें होती हैं, ठीक है, एकदम मजबूत फैली हुई, ठीक है। और तंतुमय, और एक बीजपत्री की वनस्पतियां का जो जड़ें हैं वो कैसे होती हैं, तंतुमय और एकदम रेतेदार, ठीक है, पतली जमीन के अंदर। उसके बाद तना, द्विबीजपत्री वनस्पति का जो तना है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत, सख्त और मतलब एकदम कड़क होता है, ठीक है, बहुत मजबूत होता है, जैसे बरगद का पेड़। उदाहरण अगर मैं लूँ कि आम का जो पेड़ है, उसका आप देखो, आम का जो बीज है वो दो भागों में बढ़ जाता है, तो उसका जड़ आप देखते हो कैसा, कितना मजबूत रहता है, कितना अंदर तक गया रहता है और फैला हुआ रहता है। इसके बदले एक बीजपत्री वनस्पतियों में अगर आप देखोगे, बांस, केला, ये सब क्या है, ऐसे जो बीज हैं जिनका मतलब ऐसा क्या बोलेंगे, रेसेदार, तंतुमय, मतलब पतले पतले जड़ें होती हैं फैली हुई, ठीक है। उसके बाद द्विबीजपत्री वनस्पतियों की जालीदार होते हैं पत्ते। पत्ते कैसे होते हैं, जालीदार, मतलब आप देखोगे बरगद का या फिर पीपल का या फिर आम का, तो उनके पत्तों में ऐसे जालियां दिखाई देती है ना, आपने छठवीं में पढ़ा है, जालीदार पत्ते। उसके बाद अगर एक बीजपत्री की बोलो तो समांतर मतलब सिर्फ सीधी सीधी लाइन, ठीक है। अब उसके बाद फूल कैसे होते हैं, 4 या 5 भागों वाले। आप फूल देखते हो ना, फूल में देखो कई सारी पंखुड़ियां होती है, तो द्विबीजपत्री के जो फूल होते हैं वो 4 या 5 भागों वाले होते हैं। और एक बीजपत्री वनस्पतियां कैसी होती हैं, 3 के ग्रुप वाले, या फिर 3 भाग होंगे, 3 पंखुड़ियां होंगी, या फिर 3 के ग्रुप के कई सारी पंखुड़ियां होंगी, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो देखो, ये है कुछ उदाहरण आपका द्विबीजपत्री का और ये है एक बीजपत्री का, ठीक है। तो इसमें आपको ये आकृति दी हुई द्विबीजपत्री की और ये है एक बीजपत्री के उदाहरण दिए हुए, ठीक है। अब हमने इस पाठ में जितना पढ़ा वर्गीकरण, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वनस्पति जगत के दो मुख्य भागों में हमने बांटा। पहला है अबीजपत्री, दूसरा बीजपत्री। अबीजपत्री अर्थात जिसके पास, अपुष्प बोलते हैं जिसके पास फूल, पत्ती, तना स्पष्ट रूप से नहीं हो। बीजपत्री यानी कि जिसके पास फूल और फल हो, ठीक है, और तना, ये सब जड़ तना भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अबीजपत्री के 3 भाग, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा पानी में रहने वाले, ब्रायोफाइटा पानी में और जमीन पर दोनों रहने वाले, टेरिडोफाइटा जमीन पर रहने वाले और इन दोनों से आकार में विकसित। बीजपत्री के अंदर 2, अनावृत्त बीजी और आवृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी यानी कि जिन बीजों के ऊपर, ठीक है, जिन बीजों के ऊपर, अब बीजपत्री यानी बीज है, तो जिन बीजों के ऊपर अगर आवरण हो,
ठीक है, तो वो आवृत्त बीजी, आवरण ना हो तो वो अनावृत्त बीजी। अब चलो आवरण वाला बीज देखते हैं। तो उनके अंदर दो भाग, द्विबीजपत्री मतलब बीज के अगर दो भाग होते हैं तो द्विबीजपत्री, और अगर बीज के दो भाग नहीं होते तो एक बीजपत्री। तो ये पूरे पाठ का सारांश है, ये पूरे पाठ में हमने इतना ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में, अगर आप चाहते हो कि आपको ये समझ में आ जाए तो वीडियो से आप सिर्फ 30% ही समझ पाओगे। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिया था, इंट्रोडक्शन का लेक्चर व्हाट्सएप पे अलग से लिया था, तो उससे आप 20% समझोगे। आज वीडियो से आप समझ जाओगे। अब अगला जब हम लोग डाउट सेशन करेंगे, ठीक है, उससे आप 10% 20% समझोगे। बाकी का बचा हुआ 30%, 25-30% आप कैसे समझोगे? सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी यानी कि पूरा पाठ पढ़ो, एक बार रीड करो, जो भी डाउट है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप लेक्चर में पूछ सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया हो, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, और अपने उज्जवल भविष्य के लिए अथक प्रयास करो और कठिन मेहनत करो। ठीक है, गुड लक।